हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखा। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो इस पूरे एंटायर लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पार्टिकल जो होता है वो अब इनका भी डुअल बिहेवियर हो सकता है, मतलब ये पार्टिकल के जैसा तो बिहेव करते ही है, ये साथ ही साथ वेव के जैसा भी बिहेव करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हाइपोथेसिस या थ्योरेटिकल जो अप्रोच था वो तुम्हारा दिया था डी ब्रॉय ने, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। लिखते हालांकि इसे हम लिखते इसे डी ब्रॉगली है, मगर इसे हम प्रोनाउंस करते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। तो इस डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से लुइस डी ब्रॉय ने अपने हाइपोथेसिस के थ्रू ये एक्सप्लेन किया था कि जो पार्टिकल होता है वो उनका नेचर जो होता है वो मटेरियलिस्टिक तो होता ही है, साथ में वो वेव के जैसा भी बिहेव कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक है पार्टिकल वेव डुअलिटी, पार्टिकल वेव डुअलिटी ऑफ मैटर ऑफ, या सिंपली मैटर भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई भी मैटर है या मान लो कोई भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हमने जिस तरह से लाइट का डुअल नेचर के बारे में स्टडी किया था कि लाइट का दो नेचर हो सकता है, वेव भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है। सिमिलर वे में अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर का भी कुछ इसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया। कहा गया कि मैटर जो है वो पार्टिकल के तरह तो बिहेव कर ही सकता है, लेकिन वो साथ ही साथ वेव के तरह भी बिहेव कर सकता है। अब ये जो तुम्हारा हाइपोथेसिस था या जो ये कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया डी ब्रॉय के थ्योरी, जिसे हम डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी कहते हैं। देखो इसे पढ़ेंगे तो ऐसे लिखते तो डी ब्रॉगली है, लेकिन इसे पढ़ते हम लोग डी ब्रॉय है। तो अब ये जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है इसका क्या कहना है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो इनके अकॉर्डिंगली ये था कि जब एक लाइट वेव के तरह बिहेव करने के साथ साथ पार्टिकल के तरह बिहेव कर सकता है, तो एक पार्टिकल क्यों नहीं वेव के तरह बिहेव कर सकता है, ये कहा गया। किसने? डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में ये कहा गया, ये पॉइंट को रखा गया किसके थ्रू? डी ब्रॉय के थ्रू रखा गया। तो अब जैसे मान लो उन्होंने कहा कि, और बेसिकली उनका ये जो कॉन्सेप्ट था ये मटेरियल पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल था, और ये मटेरियल पार्टिकल जो थे वो माइक्रोस्कोपिक नेचर के होने चाहिए। अब माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक जब भी बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली डी ब्रॉय का कहना था कि अगर ऐसे पार्टिकल, ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर पार्टिकल के तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये वेव के तरह भी बिहेव करेंगे। ठीक है, इसी को कहा गया क्या? डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल वेव डुअलिटी ऑफ मैटर। तो ये सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ने। एंड बाद में दो साइंटिस्ट थे, डेविसन और जर्मन। तो इन्होंने क्या किया, तुम्हारा इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, और उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो लाइट है उसका वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो इसके कारण फिर डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज दिया गया था, जिन्होंने सिर्फ एक हाइपोथेसिस के थ्रू ये प्रूफ किया। हालांकि उसको जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो डेविसन जर्मन के थ्रू मिला, बट एक आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में, जो प्रोवाइड किया किसने? डी ब्रॉगली ने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो इनके अकॉर्डिंगली क्या कहा गया भाई? he extended the idea of particle by saying that any particle of matter any particle of matter can behave
as wave and as well as particle. That is, particle of matter can have dual characteristics, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है, पार्टिकल का भी दो नेचर हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने इस हाइपोथेसिस को एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी दिया था तुम्हारा। जो मैथमेटिकल फॉर्म तुम्हारा क्या होता है, उसको जानने से पहले थोड़ा सा आप ऐसे समझो। जैसे मान लो ये कोई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है ये मान लो मूव कर रहा है। तो डी ब्रॉय के अकॉर्डिंगली जब इस तरह के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करते हैं तो इसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होता है, तभी तो वेव नेचर वो शो करेगा। वेव नेचर कहने का मतलब क्या, कि उसका वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर इस तरह के कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मोशन में आते हैं तुम्हारा, तो वो डेफिनेटली तुम्हारा किसके जैसा बिहेव करेंगे, वेव के जैसा उनका बिहेवियर होगा। तो इस वेव को डी ब्रॉय ने कहा मैटर वेव। इस वेव का क्या नाम रखा गया, मैटर वेव। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे वेव है तो इसके पास वेवलेंथ भी होगा। इस वेवलेंथ को कहा गया डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो हमने देखा मैटर वेव और डी ब्रॉय वेवलेंथ, ये दो टर्म है। तो ये दोनों टर्म हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डी ब्रॉय मैटर वेव, या इसको सिंपली आप मैटर वेव भी लिख सकते हो। डी Broglie said that if any microscopic particle moves or poses any kind of motion, then a wave is associated with this particle, and this wave was called मैटर वेव। इसे ही कहा गया क्या, इसे मैटर वेव कहा गया। तो चलो मैटर वेव तो हम लोग समझ गए। अब बात होती है कि ये वेवलेंथ क्या होता है, या डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ लिख लेते हैं अब हम लोग। डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो उन्होंने कहा द वेवलेंथ एसोसिएटेड with the matter wave is called, इसे क्या कहा गया, डी ब्रॉय वेवलेंथ कहा गया। चलो ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो डी ब्रॉय मैटर वेव और डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है, ये अब हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म का। कौन सा मैथमेटिकल फॉर्म जो था वो दिया गया था तुम्हारा डी ब्रॉय का, ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। देखो समझो, तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा, इफ E is the energy of any photon, then E equals to h nu, ये हम लोग लिख सकते हैं, या इसे हम hc by lambda भी लिख सकते हैं। ये हमने क्या किसके थ्रू पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये हमने देखा था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये किसका कहना था, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन। तो अब इन दोनों का मतलब आप समझो, जब प्लैंक क्वांटम थ्योरी के इनको इंट्रोड्यूस किया था तो प्लैंक ने ये कहा था कि जितने भी लाइट का वेव नेचर होता है वो एक्चुअली तुम्हारा किसके जैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। मतलब ये कि अगर मान लो कि कोई भी फोटोन अगर
तुम्हारा मूव करेगा तो उससे एसोसिएटेड लैम्डा या उससे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से फॉर्मुलेट करते थे, E इक्वल्स टू एच न्यू से करते थे। मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन है E इक्वल्स टू एच न्यू, ये लाइट के वेव नेचर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन ने ये कहा था कि अगर मान लेते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास m होता है और अगर वो मोशन में होता है तो उसका मास जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है जब भी वो मूव करता है, और इसे ही रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट हम लोग कहते हैं, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट यही कहलाता है। तो ये बेसिकली तुम्हारा वो पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब आप सोचो कि मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल हमने ले लिया, मान लो हमने फोटोन ले लिया, अगर इसकी एनर्जी E है, अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करे या वेव की तरह बिहेव करे, तो भाई दोनों ही केस में उससे एसोसिएटेड एनर्जी E तो ऑलवेज सेम रहेगा। तो मतलब E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अगर हम इनको फर्स्ट इक्वेशन, इनको अगर हम सेकेंड इक्वेशन कहें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही पार्टिकल का एनर्जी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम सी। अब अगर हम लोग किसी भी जनरल पार्टिकल की बात करें, let us say that any object having mass m moving with velocity v, then de Broglie wavelength that is lambda can be given as h by m into v। मतलब ये हमने जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। जहां पे आपका h क्या है, तो h आपका हो गया प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। m आपका मास ऑब्जेक्ट हो गया, और याद रखोगे ये मास जो होगा वो केजी में हम लोग लिखेंगे, और v जो है आपका वेलोसिटी, ये आपका मीटर पर सेकेंड में होगा। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी। ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन किसके लिए, डी ब्रॉग्lie हाइपोथेसिस। अब देखो हमें पता है मोमेंटम दैट इज p इज इक्वल्स टू एम वी। तो यहाँ से एक और एक्सप्रेशन ले आ सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई क्या हो जाएगा, p। तो एक और इक्वेशन हमने लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अच्छा देखो हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मान लो हम यहाँ से अगर वेलोसिटी का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई, यहाँ से आप इसका एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई एम, और इसका आप स्क्वायर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो यहाँ पे हमें mv का अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो mv का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे मान लो इसे हमने v स्क्वायर ही लिखा, यहाँ पर हमने m रहने दिया और इसका हम 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कर दिया, इधर भी हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m, ठीक है। mv का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर को हमने इधर भेज दिया, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। अब इस वाले एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दे तो लैम्डा का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, h बाई रूट अंडर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। ये भी एक रिलेशन हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मान लो अगर एक और रिलेशन डिराइव कर सकते हैं तो देखो ध्यान से हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं अगर लेट एनी चार्ज q, ठीक है। या आप इसे ज्यादा अगर एक्यूरेट वे में कहना चाहो तो आप लिख सकते हो लेट एनी पार्टिकल having charge q move with velocity, या charge q is kept under potential difference of, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान दिया पोटेंशियल डिफरेंस v। तो हम लोग क्या लिखते थे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, हम लोग लिखते थे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v। अब इस एक्सप्रेशन को अगर यहाँ पे हम रिप्लेस करते तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h बाई 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v।
सो इस तरह से हमने देखा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से सारे रिजल्ट हमने देख लिया। मैं सारे रिजल्ट को एक बार फिर से यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। हमने देखा लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, उसी तरह से हमने देखा भाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। एक और हमने एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा एच बाई रूट अंडर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। एंड सिमिलर उसी तरह से लैम्डा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एच बाई रूट अंडर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ हम लोग 2 इंटू क्यू हमने लिखा ना, काइनेटिक एनर्जी को क्यू इंटू वी लिखा इंटू एम होगा ना ये फाइनल एक्सप्रेशन। तो 2 इंटू क्यू इंटू वी इंटू एम। अब देखो ध्यान से, ये जो फोर्थ एक्सप्रेशन है ना, इसे बहुत बच्चे बार बार कंफ्यूज करते हैं। इसको आप इस तरह से समझो, जैसे मान लो कि अगर हमने कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो यहाँ पर इन डाटा में क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। M का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और H आपका प्लैंक कांस्टेंट। सिमिलरली उसी तरह से अगर मान लो मैंने प्रोटॉन ले लिया, तो अगर प्रोटॉन लोगे तो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और अगर मास का वैल्यू लोगे तो कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। सिमिलरली उसी तरह से अगर मान लो आपने अल्फा पार्टिकल ले लिया, तो अल्फा पार्टिकल जब आप लोगे तो मैंने कितना बार आप लोग बताया कि अल्फा पार्टिकल का मतलब सिंपली होता है हीलियम 2+। हीलियम 2+ का मतलब क्या कि हीलियम 2 4 2+ बोल सकते हो। तो ये देखो इसमें चार्ज कितना यूनिट का होगा 2+ है, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एंड मास विल बी 4 यूनिट, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। इस तरह से जो भी आपका पार्टिकल दिया रहे उस पार्टिकल के अकॉर्डिंगली आप Q का वैल्यू लिख सकते हैं, M का वैल्यू लिख सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये Q और M का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में आपको कभी नहीं दिया रहेगा। इलेक्ट्रॉन सिंपली लिख देगा, प्रोटॉन लिख देगा, अल्फा पार्टिकल लिख देगा। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि Q और M का वहां पे वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ तक ये नोट कर लो, ये हमारा हो गया डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। देखो हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो क्या होता है, क्या ये टॉपिक कहना चाह रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। देखो एकदम सिंपल है। जैसे मान लो कि भाई अगर हम बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर बात करें, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्कुलर पाथ में इस तरह से रिवॉल्व करेगा। लेकिन जब हम डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उनका ये कहना था कि जब ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इससे एक वेव भी एसोसिएट हो रहा होगा, इससे एक वेव भी एसोसिएट होता होगा। तो ये कहना था किसका, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का। तो मतलब ये कि इसका जो वेवलेंथ यहाँ पर हमें दिख रहा है, मान लो ये लैम्डा और ये मान लो ये क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस मान लो हमने लिखा ये लैम्डा, और ये क्रेस्ट के बीच का हमने डिस्टेंस लिख दिया ये लैम्डा। तो सिंपल एकदम डी ब्रॉय ने एकदम सिंपल बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो मान लो पार्टिकल के जैसा अगर एक लाइन में मूव कर रहा होगा तो उसके थ्रू जो टोटल ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस होगा वो 2πr होगा। ठीक है, जहां पे r जो है वो आपका मान लो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया। ठीक है, और ये जो सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट है ये जरूर इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये जो यहाँ पे जितना भी वेवलेंथ बन रहा है, वेवलेंथ का मतलब क्या, वेव के थ्रू डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है जो कि लैम्डा है। तो भाई यहाँ पे कितना वेव बना है, तो मान लो कि यहाँ पे टोटल तुम्हारा n वेव्स बना है, तो n वेवलेंथ का जो तुम्हारा टोटल सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2πr दैट इज सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट के इक्वल होना चाहिए। तो देखो n लैम्डा किसके अकॉर्डिंग आया, तो ये आया अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, ये आया अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय। और 2πr जो है ये किसके अकॉर्डिंग आया, ये आया अकॉर्डिंग टू बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो डी ब्रॉय ने तो क्या माना था, डी ब्रॉय ने ये माना कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन बोर्स ने तो माना था कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 2πr मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है आपका nth ऑर्बिट को, nth ऑर्बिट का, यानी कि अगर n का वैल्यू 1 है तो मतलब k शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n का वैल्यू 2 है तो ये l शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभी जो n होता है इसे हम नंबर ऑफ वेव्स भी लिखते हैं, नंबर ऑफ वेव्स, क्योंकि तुम ये देखो, मान लो यहाँ पे 3 वेव बना है तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा, तो मतलब ये नंबर ऑफ वेव्स को भी रिप्रेजेंट करता है कौन, n, ठीक है। सो ये 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, ये कहा डी ब्रॉय ने। अब देखो ये सही कहा या गलत कहा, इसका भी एक तरीका है प्रूफ करने का। क्या, तो देखो तुमने लिख सकते हो 2πr इक्वल्स टू, आपने लिखा n लैम्डा, तो 2πr मस्ट बी इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा को डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, h बाई एम वी। तो यहां से आप लिख सकते हो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2π। अब आप ही देखो ये जो रिजल्ट है ये तो बोर्स का पोस्टुलेट है, ये तो बोर्स ने कहा था, तो मतलब ये कि एंगुलर मोमेंटम जो तुम्हारा h बाई 2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो बात बिल्कुल सही है। ये डी ब्रॉय के थ्योरी से भी यहाँ पे प्रूफ हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम जो यहाँ पे क्वांटाइज्ड है ये भी एक्सप्लेन कर सकता है कौन, हमारा डी ब्रॉय थ्योरी, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप इसके थ्योरी में एक सिंपल पॉइंट लिख सकते हो, इफ the wave is in complete phase, the circumference of the orbit must be equal to an integral multiple of wavelength, तो वो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। दैट इज 2πr मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूफ किया था किसने, तो प्रूफ किया डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ने। चलो यहाँ तक नोट कर लो। देखो, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन इन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ए इज दिस, यानी लैम्डा ए का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है भाई, 5 × 10⁻⁻10 मीटर दे दिया गया। लैम्डा बी हमें नहीं पता है, यही फाइंड करना है। और एक रिलेशन दिया हुआ है, बोला जा रहा है पार्टिकल बी का जो मोमेंटम है वो ए का हाफ है, तो हम लोग को पता है लैम्डा जो होता है वो h बाई पी होता है, मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा a बाय लैम्डा b इज इक्वल्स टू पी बी बाई पी ए। सो यहाँ से लैम्डा b फाइंड करना है, तो लैम्डा b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए बाई पी बी इंटू लैम्डा ए। अब देखो क्या बोला जा रहा है, अगर पी ए का मोमेंटम अगर मैंने p मान लिया तो पी बी का मोमेंटम बोल रहा है p का हाफ होगा, यानी p बाई 2 इंटू लैम्डा ए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा ए का वैल्यू है 5 × 10⁻10 विच इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। नैनोमीटर पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 नैनोमीटर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। देखो बहुत लोगों का इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर डी ब्रॉय थ्योरी जो है ये तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड होता है, तो फिर हम यहाँ पर कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो बात को समझना बच्चे कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी जो है ना वो एक जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, और वो हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट रिजल्ट की, तो हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑलवेज मिलता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ। कैसे, वो इस एग्जांपल में भी समझ सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो हमें मास दे दिया गया 0.1 kg और यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड। याद रखना ऑलवेज डी ब्रॉय का जब भी क्वेश्चन बनाओगे सारे यूनिट एसआई यूनिट में होने चाहिए। तो लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बाई मास इज 0.1 एंड वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये तो आपका कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया
1.1 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अब आप ही देखो कि जब हम लोग यहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने एक यहाँ पे बॉल कंसिडर किया है, तो उसका वेवलेंथ का ऑर्डर आप देखो कितना छोटा आ रहा है, 10⁻34 मीटर। तो वेवलेंथ काफी छोटा होने का मतलब ये होता है कि जो आपका दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है वो काफी कम है, ये डिस्टेंस काफी कम है। मतलब ये है कि एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे वैसा कोई वेवलेंथ, वैसा कोई वेव एसोसिएट हुआ ही नहीं। मतलब कि अगर दो क्रेस्ट अगर काफी पास होगा तो हमें तो यही ना लगेगा कि वहां पे कोई वेव बना ही नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हैं तो रिजल्ट जो है वो आपका थोड़ा इनसिग्निफिकेंट रहता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जनरली एप्लीकेबल होता है आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए।